हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे हाई कोर्ट की संरचना। हमने हाई कोर्ट की संरचना में देख लिया था कि हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और कौन करता है ना। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। सो आज हम देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, यानी कि योग्यता क्या होती है ना, इस शपथ किसके समक्ष लेते हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हमको क्या देखना है, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे पहले कि कार्यकाल है ना, कार्यकाल के बारे में चर्चा कर लें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल इनका होता है अधिकतम 62 वर्ष तक। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है अधिकतम 62 वर्ष तक ही होता है। तो ये कार्यकाल हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि शपथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किसके समक्ष शपथ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, प्री में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्री के, बहुत बार पूछा गया है कि शपथ किसके समक्ष लेता है। हमने क्या देखा था कि उच्चतम न्यायालय की जब न्यायाधीश की नियुक्ति की बारी आई थी तो शपथ कौन दिला रहा था, तो राष्ट्रपति दिला रहे थे, है ना। और हम लोग का दिमाग क्यों फेल होता है, क्योंकि हमें पता है कि उच्च न्यायालय के जो हमने कल देखा था नियुक्ति कौन कराता है उच्च न्यायाधीश की, तो राष्ट्रपति कराता है। तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है कि जब राष्ट्रपति नियुक्ति कराता है तो शपथ भी राष्ट्रपति कराता होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय के लिए कि शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, गवर्नर दिलाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शपथ राज्यपाल के माध्यम से दिलाई जाती है, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है उच्च न्यायालय का जज। ठीक है, तो शपथ ध्यान रखिएगा। और किस प्रकार से लेता है, तो तीसरी अनुसूची के अनुसार। ठीक है, तीसरी अनुसूची के अनुसार। तो एक जो मेन पॉइंट यहाँ पे था कि आपको ध्यान रखना है, गलती आप ना कीजिएगा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं, गवर्नर के समक्ष। ठीक है, तो हमने शपथ की चर्चा कर ली। कार्यकाल अधिकतम 62 वर्ष का होता है ना। अधिकतम 62 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल कार्य कर सकते हैं। तो कार्यकाल और शपथ हो गया। अब चलिए देखते हैं कि इनकी पदमुक्ति किस प्रकार से होती है ना। अगर ये कार्य करते हैं, मान लीजिए अगर 65-62 साल तक ये कार्य नहीं कर रहे, ये जरूरी नहीं है कि 62 साल तक ये बने रहेंगे, इनको हटाया भी जा सकता है किन्हीं भी कारणवश से। वो तबियत गड़बड़ा गई या कुछ भी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अगर इनको हटाया जाना हो या पदमुक्ति होगी तो किस प्रकार से होगी। तो पदमुक्ति की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं पदमुक्ति की। तो सेम जैसे हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदमुक्ति के बारे में देखा था, तो पहला क्या था कि खुद से त्यागपत्र दे देगा, है ना। पहला कि वो त्यागपत्र दे दे। अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात होगी, वहां पे त्यागपत्र यहां भी राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, संबोधन भी देना होगा, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देगा। ये तो हो गया, त्यागपत्र दे दिया, है सिंपल हो गया कि उसने त्यागपत्र दे दिया। और क्यों त्यागपत्र दे रहा है उसके बारे में राष्ट्रपति जी के सामने उसने संबोधित कर दिया। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए इनको हटाया जाना हो तो किस प्रकार से हटाया जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने देखा था उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जिस प्रकार से हटाया जाता था उसी प्रकार से हटाया जाएगा, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जिन्होंने ना देखा हो पिछला वीडियो हमारा, वो जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया कि किस प्रकार से हटाया जाता है। और हटाया यहाँ पे भी हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हटाया जाता है। इसमें क्या करती है, एक मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको किस प्रकार से हटाया जाता है। तो हटाया जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। तो क्या करता है, राष्ट्रपति के माध्यम से ही इनको हटाया जाता है, लेकिन क्या करता है, संसद कानून बनाता है। ठीक है, संसद कानून बनाता है, तब वो एक होता है पारित किया जाता है संसद में,
फिर उसमें जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपना मतदान देते हैं, और मतदान कितना होता है, जितने भी उपस्थित कैंडिडेट होते हैं उनसे एक ज्यादा, अगर एक ज्यादा हो जाएगा तब उनको हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए हो रहा था। तो सिंपल था, ठीक है, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और सिंपल ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा होता है और कानून बना के होता है, संसद कानून बनाता है, ठीक है, उसकी भी चर्चा होती है, फिर उस पर मतदान होता है, फिर मतदान जो 50% लोग रहते हैं संसद में उनसे एक ज्यादा जिसका आ गया उन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये सिंपल। तो हमने देख लिया पदमुक्ति के बारे में, कार्यकाल देख लिया, शपथ और पदमुक्ति, 3 चीजें हमने देख ली। अब चलिए हम देखते हैं कि मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय की अगर जो मेन जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो मेन जज होते हैं ना, चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के लिए, अगर उनका पद रिक्त हो जाता है, किन्हीं कारणवश पद रिक्त हो जाता है, तो कैसे कार्य होगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या व्यवस्था की गई है अगर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति है ना, मुख्य न्यायमूर्ति का पद अगर रिक्त हो जाता है, मान लीजिए उनकी तबीयत गड़बड़ा गई है, वो आने वाले 3 से 4 महीने न्यायालय नहीं जा सकते, कार्य नहीं कर सकते हैं, तब क्या व्यवस्था बनाई गई है संविधान में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आर्टिकल 223 में इसके बारे में चर्चा की गई है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 223 में इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। अगर मान लीजिए कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका पद रिक्त हो गया किन्हीं भी कारणवश, तो क्या व्यवस्था बनाई गई है संविधान में, या न्यायालय के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि कार्यकारी आर्टिकल 223 क्या कहता है, ठीक है, पहले इतना देखना होगा कि आर्टिकल 223 हमारा क्या कह रहा है। तो कहता है कि जब चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो, जब चीफ जस्टिस का पद रिक्त होता है तब कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। कब नियुक्ति की जाती है, जब चीफ जस्टिस जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जब उनका पद खाली हो जाता है तभी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की क्या होती है, नियुक्ति। और ये जब नियुक्ति होती है ये अस्थायी होती है, ध्यान रखिएगा, अस्थायी होती है, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है प्री में कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति की जाती है वो अस्थायी होती है कि अस्थायी होती है। तो इसमें बहुत सारे प्री क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में चुना जा रहा है, और चुनता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है, तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है, ठीक है। तो जब सीजे का पद रिक्त होता है, जब मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होता है तब कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। क्यों की जाती है, मान लीजिए अचानक से जो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी समस्या हो सकती है, अचानक उनको विदेश का दौरा करना पड़ा या कुछ भी, तो कार्य अगर न्यायालय में नहीं हो रहा है तब जाके किसी एक व्यक्ति को, है ना, राष्ट्रपति क्या करेगा कि उसी न्यायालय के, है ना, जो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, जो जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनको क्या करता है, वो अस्थायी रूप से उनको मुख्य न्यायमूर्ति बना देता है। उसी को क्या बोलते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति बोला जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको अगर पद से हटा दिया गया हो, पद से हटाया गया हो, है ना। अभी हमने पहले देखा कि पदमुक्ति में अगर मान लीजिए किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर पद से हटाएगा तब भी तो पद उसका रिक्त हो गया, खाली हो गया, तब भी इस प्रकार से राष्ट्रपति कुछ दिनों के लिए, है ना, जब तक एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल जाता है तो कुछ दिनों के लिए कार्यकारी मुख्य नियुक्ति की राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है इसी माध्यम से। तो ये आर्टिकल 223 इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये सब सिंपल सी बातें हो गई कि जब सीजे का पद रिक्त होता है और ये जो इनका कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है, या फिर इनको पद से हटाया गया हो, या कार्य करने में असमर्थ हो, अपने कार्य करने में असमर्थ हो,
तो ये सब पॉइंट होते हैं। अगर कार्य करने में जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश असमर्थ हो गया हो, है ना, उनको भी उसी कारण से हटाया भी जाता है, सिंपल सी बात है। तो किसके, तब जाके कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है। ये तो बात हो गई कि जब मुख्य न्यायाधीश, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जब बात हो गई कि अगर उनका पद खाली है तब कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति हो जा रही। अब मान लीजिए कि बहुत सारे केसेस हैं हमारे इंडिया में ना, जैसे 5 करोड़ केस पेंडिंग है हमारे यहाँ, तो जज की संख्या तो बहुत कम है अभी। तो मान लीजिए ये तो एक मुख्य न्यायमूर्ति की बात हो गई। अगर मान लीजिए कि निचली अदालतों में या फिर उच्च न्यायालय के ही और न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो तो किस प्रकार से की जाएगी, उसके लिए क्या व्यवस्था बनाएगी। अगर उनका पद रिक्त हो गया है तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई। चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 224, ठीक है। अगर कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की बात की जाए तो आर्टिकल 223, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात आ जाती है कि अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, अन्य न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है, अभी ध्यान रखिएगा इसके बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 224 में, ठीक है। आर्टिकल 224 क्या कहता है कि अपर न्यायाधीश या और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति आज अब देखेंगे हम लोग कि जो अपर न्यायाधीश मतलब आप समझ के चलिए कि अतिरिक्त, ठीक है, इसका मतलब है अतिरिक्त। तो हम पहले चर्चा करेंगे अपर न्यायाधीश के बारे में, ठीक है। अपर न्यायाधीश क्या होता है भाई, तो एक सिंपल सा ध्यान रखिए, जब बहुत सारे जजों की जरूरत होती है ना, जैसे बहुत सारे केस अचानक से आ गए तो बहुत सारे जज की जरूरत पड़ेगी, तो अपर न्यायाधीशों से अपर को मतलब अतिरिक्त न्यायाधीश की क्या हो जाती है, सीटें या फिर वैकेंसी निकलती है बहुत सारी, तो अपर न्यायाधीश को चुना जाता है और नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और जो कार्यकारी न्यायाधीश है, अभी इसके पहले हमने देखा ना, जब मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश तो मुख्य न्यायाधीश के लिए चुना गया था, उसी प्रकार से अगर किसी एक पद के लिए खाली है, कोई एक पद खाली है, तब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सिंपल सी भाषा में समझ गए कि जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं इसमें बहुत सारे जजों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उसमें क्या होता है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होती है, किसी एक पद खाली होता है तब उनकी नियुक्ति की जाती है। तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है कि अचानक बहुत केस आ जाए, जब अचानक बहुत सारे केस आ जाएंगे तो ये जज की जरूरत पड़ेगी, तब किसकी, अतिरिक्त न्यायाधीश तभी चुना जाएगा जब अचानक बहुत सारे केस आ जाते हैं या फिर बहुत सारे पद खाली हो जाए या रिक्त हो जाए, खाली हो, ठीक है, तब जाके अपर न्यायाधीश या फिर अतिरिक्त न्यायाधीश की क्या हो जाती है, नियुक्ति होती है। और नियुक्ति किसके माध्यम से होती है, तो जान रहे राष्ट्रपति के माध्यम से ही नियुक्ति हो। और इनका भी जो कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है, अस्थायी इनका भी नहीं होता, इनका कार्यकाल भी अस्थायी होता है। और कितने दिनों के लिए होता है, तो 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष या उससे भी कम के लिए हो जाता है, 2 वर्ष के लिए। और अधिकतम क्या होता था, 62 वर्ष, अधिकतम 62 वर्ष। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है, ये अस्थायी होते हैं, ठीक है, अस्थायी होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए होता है और अधिकतम 62 वर्ष। मान लीजिए कोई भी न्यायाधीश है, उसका जो अगर उनको न्यायाधीश चुना जा रहा है और उनकी उम्र मान लीजिए 61 वर्ष है ना, अगर उनको फिर चुना जाता है तो बस 1 वर्ष के लिए ही न्यायाधीश बन पाएंगे, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि 2 वर्ष भी हो, तो 1 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है, जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति की जा रही है उसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये हो गए कि अपर न्यायाधीश इस प्रकार से हो रहा है कि, और हो सकता है कि कार्य करने में जो न्यायाधीश है वो असमर्थ है, ये भी पॉइंट हो सकता है, असमर्थ हो अपने कार्य को लेकर, तब जाके इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक। और किस प्रकार के लोगों की नियुक्ति होती है, तो योग्यता, तो
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। कैसे लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है अतिरिक्त न्यायाधीश के लिए? तो जो लोग है ना, जो भी मान लीजिए कोई भी वकालत कर रहा है, कोई भी वकील है, तो ऐसे लोग जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। अब बात आती है कि क्या योग्यता होनी चाहिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। तो हम चर्चा करते हैं पहले कि क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आप समझ गए अपर न्यायाधीश में किस लिए चुना जाता है अतिरिक्त की? या अचानक बहुत सारे केस पेंडिंग हो गए या बहुत सारे केस आ गए हैं, तो बहुत सारे वकीलों की भी क्या होगी, जरूरत होगी। चलिए योग्यता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। योग्यता तो सिंपल सी है, जिस प्रकार से हमने योग्यता देखी थी उच्च न्यायालय में। योग्यता, पहला योग्यता, सबसे बड़ी योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है? अगर जज जैसी बड़ी पोजीशन दे रहे हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक पहला हो गया। और हाँ, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और कम से कम, दो तथ्य दिए गए, कम से कम किसी न्यायालय में 5 वर्ष जज रहे हो। ठीक है, ये योग्यता होगी। दूसरा क्या है कि कम से कम 10 वर्ष हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करी हो। ठीक है, ये दो तथ्य दिए गए हैं। अगर कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी भी न्यायालय में वो जज रहा हो, या फिर कम से कम 10 वर्ष के लिए या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा हो, वो वकील रहा हो, तब ऐसे लोगों को क्या करता है राष्ट्रपति, नियुक्त कर देता है अपर न्यायाधीश के लिए या अतिरिक्त न्यायाधीश में जब नियुक्ति होती है उसके लिए नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये समझ गए। अभी हम लोग देखे थे अपर न्यायाधीश के बारे में। अब चलिए देखते हैं कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और कौन लोग चुने जाते हैं। तो इनके लिए भी यही क्राइटेरिया है। ठीक है, जो अभी मैंने इनके लिए बताया अपर न्यायाधीश के लिए योग्यता, तो सेम योग्यता कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भी होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कार्यकारी न्यायाधीश, तो ये भी सेम है। ठीक है, कार्यकारी, इनका भी जो कार्यकाल होता है, इनका भी जो कार्यकाल है, कार्यकाल अस्थायी है। ठीक है, सेम वही 2 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष। ठीक है, और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है कि जब कोई, है ना, जब कोई जज कार्य करने में असमर्थ हो गया, ठीक है, जब कोई भी जज कार्य करने में असमर्थ हो गया है तो उसे हटाया जाएगा। तो उसका एक पद ही तो रिक्त होगा, एक पद रिक्त हो जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, कार्यकारी न्यायाधीश की एक नियुक्ति हो जाएगी। अपर न्यायाधीश में हमने एक सिंपल सा, हमने आप ध्यान रखिएगा, कई फिर पूछ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे जजों की नियुक्ति होती है। ठीक है, बहुत सारे जज की नियुक्ति होती है, जज की नियुक्ति। इसका जो मेन पॉइंट है कि बहुत सारे जज की नियुक्ति होती है, लेकिन जो कार्यकारी न्यायाधीश होता है, ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश जो है, जो कार्यकारी न्यायाधीश है उसमें केवल एक जज की नियुक्ति होगी। ठीक है, तो अंतर आप ध्यान रखेंगे तो आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे जज की नियुक्ति हो रही है। अपर मतलब ध्यान रखिए, मैंने बताया अतिरिक्त, हिंदी में अपर मतलब अतिरिक्त, इसका अंग्रेजी में लिखा गया है एडिशनल जज। ठीक है, एडिशनल जज, एडिशनल मतलब अतिरिक्त होता है, तो अपर जज मतलब अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति इस प्रकार से होती है। और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति
जैसा बताया हमने इस प्रकार से। आई होप आपको ये समझ में आया हुआ ना। ध्यान रखिएगा अपर न्यायाधीश कार्यकारी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आई हो, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अब कल हम देखेंगे, है ना, अब पढ़ेंगे हम लोग उच्च न्यायालय हमने पढ़ लिया, उच्चतम न्यायालय पढ़ लिया, अब हम जिला न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे कल। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।